सामाजिक संगठन है जो महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के काम कर रही है। क्योंकि जो पूर्व में हमारे महापुरुषों द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, जो आंदोलन चलाए गए, उसी आंदोलन को पूरा करने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो हमारे हक और सम्मान की लड़ाई लड़े। इसी समस्या को देखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोग बीच आई हुई है, जो हमारे सभी हक और अधिकारों को बचाने का काम कर रही है। क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं हैं, यानी कि हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम जाएं उस क्षेत्र में हमारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी आप सभी के बीच उपस्थित है। क्योंकि जब तक हम किसी समस्या को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर देते, तब तक उस समस्या का हल निकालना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी समस्या होती है, पर डे नई नई समस्या उत्पन्न होती है और हम उस समस्या पे काम करते हैं। परंतु समस्या जहां से उत्पन्न हो रही है, समस्या जहां से शुरू हुई है, उस समस्या पे हम लोग काम नहीं करते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आई हुई है। तो आप सभी को इस पार्टी में आप लोगों को जोड़ना चाहिए और साथ सहयोग करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय मूल्यवादी। धन्यवाद माननीय लवलेश प्रजापति जी। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। एक तो खाना खाने के बाद आदमी को सुस्ती आती है, तो जब आप ताली बजाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि आप किसी के पॉकेट में हाथ नहीं लगाएंगे। तो ताली बजाने के फायदे होते हैं, इसलिए ताली बजाना चाहिए। अब मैं अगले वक्ता की करते हैं हुआई, और हम जो बुंदेलखंड में जो महोबा जिले के वासी हैं, बैहारी गांव के लोग, हम लोगों का मार्गदर्शन करें और हम लोगों को बताएं कि ये परिवर्तन कैसे होगा और राजा कैसे बनेंगे। इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय अशोक वर्मा जी को कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। साथियों, सभी को जय मूल्यवासी। आज बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से जो परिवर्तन यात्रा आपके गांव में पहुंची है बैहारी में, ये यात्रा का 21वां दिन है और निरंतर हम लोग इस यात्रा को लेकर के पूरे बुंदेलखंड में संचालित कर रहे हैं। और ये यात्रा आज आपके कल जिले में पहुंची महोबा में। कल हम लोग चरखारी विधानसभा में थे, आज हम लोग बांदा महोबा सदर जो विधानसभा के तहत जो गांव बैहारी है, ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पहुंची है। और इस परिवर्तन यात्रा में उपस्थित सभी साथी जो साथ सहयोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है, इसमें दो बातें हैं, एक यात्रा है और दूसरा परिवर्तन है। किस चीज का हम परिवर्तन करने के लिए निकले हैं, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का आंदोलन चला और उस आजादी के आंदोलन में मूल निवासी जो हमारा 85% समाज है, वो समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और
हिस्सा लेने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया कि हम आजाद हो जाएंगे और उस आजादी में हमारे लोगों की व्यवस्था अच्छी होगी और हम एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आजादी के आंदोलन में हमारे लोग शामिल हुए। आजादी के आंदोलन में लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल गए, गोलियां खाई और इतना ही नहीं, लोग अपनी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी झूल गए, इस उम्मीद से कि हम आजाद हो जाएंगे और मुख्तियार होंगे और आने वाली हमारी पीढ़ियां एक नई दिशा में तरक्की करेंगी और हम आजाद भारत में आजाद महसूस करेंगे। साथियों, इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन चला और आजादी का आंदोलन सफल भी रहा। और जो कांग्रेस पार्टी आज है, ये कांग्रेस पार्टी पहले एक संगठन हुआ करता था। उस संगठन के माध्यम से इस देश में आजादी का आंदोलन चलाया गया और उस आजादी के आंदोलन को लीड करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले अगुवाकार थे, वो अगुवाकार मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। साथियों, ये देश आजाद हो गया और अंग्रेजों ने मोहनदास करमचंद गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इस देश की सत्ता का हस्तांतरण किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण किया और सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद गांधी जी ने जब देखा कि सत्ता हमारे हाथ में, पावर हमारे हाथ में आ गया है, तो ये तय किया जाना था कि इस देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये रेजोल्यूशन लाया गया, तो जिसमें वोट पड़े थे, उस कांग्रेस कमेटी में ज्यादातर जो वोट पड़े वो सरदार पटेल की किए थे और गांधी जी को 3 वोट पड़ा, नेहरू जी को 3 वोट पड़ा। गांधी जी ने अपना वीटो पावर लगा करके अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने ये फैसला किया कि इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए और इस देश में जो आंतरिक गवर्नमेंट बनी, उस आंतरिक गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ और वो जो भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें सभी लोगों को, इस देश के नागरिकों को सामान्य अधिकार मिले, जिसमें सबसे पहला और मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाणी स्वतंत्रता और व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने का, अपना पक्ष रखने का, बात रखने का और अपनी अभिव्यक्ति व्यवहार को व्यक्त करने की आजादी इस संविधान ने दिया। दूसरा साथियों, जो मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू हो गया। लोकतंत्र का दूसरा नाम प्रजातंत्र होता है और प्रजातंत्र में प्रजा को अधिकार ज्यादा होते हैं। इसलिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें प्रजातंत्र लागू करके इस देश की जनता को सबसे ज्यादा अधिकार दिया कि आप इस देश के मालिक हैं, आप राजा बना सकते हैं और राजा को नीचे भी ला सकते हैं। ऐसा उन्होंने जो संविधान में अधिकार मिला। साथियों, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और राजा का बेटा ही राजा बनता था।
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रानी का ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और अब राजा इस देश के अंदर बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, चुनाव से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स की जो पेटी है उस पेटी से पैदा होगा। जनता इस देश की जिसको चाहेगी अपना मत दे करके उसको राजा बनाएगी। तो ये हुआ। दूसरा साथियों, 1952 में इस देश के अंदर जो आम चुनाव हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें इस देश के अंदर तत्सम उच्च जाति के लोगों को दिया और उनको चुनवा कर लाए और ला करके उन्होंने इस देश की संसद पर कब्जा करा दिया सवर्णों का। साथियों, इस देश के अंदर 1950 को संविधान और लोकतंत्र तो लागू कर दिया गया, लेकिन 1952 में जैसे ही ये देश में प्रथम सरकार चुनकर आई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र लागू कर दिया। लूट तंत्र लागू कर दिया और जो लूट तंत्र है उसका दुष्परिणाम आज इस देश की व्यवस्था पर पड़ रहा है। लूट तंत्र कैसे है? किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ और कहीं भी जीवन के क्षेत्र में जाओ, हर आदमी भ्रष्टाचार करने के लिए बैठा हुआ है। सरकारी विभागों में जाओ तो लोग क्या कहते हैं, अरे उसको जब तक घूस नहीं देंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं लूट तंत्र। ये है लूट तंत्र। तो लूट तंत्र लागू हो गया और ये व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया। ये जो मनुवादी पार्टी कांग्रेस है, इन्होंने पूरी देश की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस ने इस देश में 85% मूल निवासियों का सत्यानाश करने का कार्यक्रम बनाया और उस सत्यानाश के कार्यक्रम को लागू किया, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे देश में भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार 20 साल से नहीं आई है, तो कैसे हो गया? तो साथियों, ये बात समझना होगा कि जड़ें कहाँ हैं। जब तक आपको ये गंदगी और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं और हमारे साथ जो अव्यवस्था हुई है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसकी जड़ों को खोजना होगा। और जब तक आपको जड़ें पकड़ में नहीं आएंगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ये हो कहाँ से रहा है। डालियों को छांटने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक जड़ों पर जो है, जड़ें देख करके जो असमानता की हैं उन जड़ों की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले जैसे ही इस देश के अंदर 1952 में जो भारत सरकार बनी, तो साथियों कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी कि इस देश के अंदर सबसे पहले जाति आधारित गिनती कराई जाए, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित गिनती नहीं कराया। 1931 में अंग्रेजों ने इस देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती की थी कि इस देश के अंदर गाय कितनी है, बैल कितने हैं, भैंस कितनी है, जानवर कितने हैं, पालतू कुत्ते कितने हैं, फालतू कुत्ते कितने हैं, शेर कितने हैं, चीते कितने हैं। और रोड के किनारे चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ कितने हैं, उनकी भी गिनती की जाती है। पर इस देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित गिनती की नहीं जाती है। 70 सालों के इतिहास में 70 सालों के इतिहास में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया केंद्र सरकार में, लेकिन उन 55 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी जाति आधारित गिनती नहीं उठाया।
मुद्दा और ना ही जाति आधारित गिनती की। इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, पर पिछड़े वर्ग के लोगों की, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, वहां देखो कि जहां पेशाब घर बना होता है वहां पर लिखा होता है पुरुष और स्त्री प्रसाधन सुलभ। तो वहां पर एक जगह पुरुष लिखा होता है, एक जगह महिला लिखा होता है। किन्नर इस देश के अंदर एक लिंग है जिसको किन्नर कहते हैं, देसी भाषा में उसको छक्का या हिजड़ा कहते हैं। जब उसने देखा कि मुझे पेशाब लगा हुआ है, इधर स्त्री है इधर पुरुष है, मैं किधर जाऊं, मेरा तो कुछ है नहीं, उसके दिमाग में ये बात आई कि हम इस देश के नागरिक हैं और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो हमारी गिनती कहाँ है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हिजड़ों ने अपनी एक मीटिंग बुलाया और कहा कि हमें पता चलना चाहिए कि इस देश के अंदर हमारी जनसंख्या कितनी है। तो हिजड़ों ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुला करके ये विचार किया कि हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए। हिजड़ों ने इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और सरकार को कहा कि हमारी गिनती कराई जाए। सरकार ने हिजड़ों की गिनती कराया और उनको बताया कि आपकी इस देश के अंदर इतनी जनसंख्या है। साथियों, हिजड़ों ने संघर्ष किया और हिजड़ों ने अपना गिनती करा लिया। इस देश के अंदर हिजड़ों की गिनती हो गई, पर पिछड़ों की गिनती आज तक नहीं हुई। साथियों, ये जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है, ये 1931 की जनसंख्या के अनुसार 52% है और इस देश के अंदर 125 करोड़ की जनसंख्या है। उस जनसंख्या के रेशो को अगर देखा जाए तो इस देश की जब जनसंख्या बढ़ गई है तो ये मान लेना चाहिए कि ओबीसी के लोगों की भी जनसंख्या बढ़ गई है। इस देश के अंदर लगभग अभी ओबीसी के जनसंख्या लगभग 65% इस देश में हो चुकी है और इस तरीके से पिछड़ों ने गिनती नहीं कराई, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग का कोई भी कल्याण का कार्यक्रम और विकास नहीं हुआ और वो इसी तरीके से अपने रोटी रोजगार के लिए ये जो हमारा कमेरा समाज है ये अपने साधनों पर भी जिंदा है। या तो इसके पास खेती का साधन है, या तो ये जो है धंधा है, या तो इसके पास मजदूरी है। इसके अलावा इनके पास कोई साधन नहीं है। साथियों, इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं। 1931 से लेकर के अभी तक लगभग 90 साल हो गए होंगे। आज तक 90 सालों में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की गई इस लोकतांत्रिक देश में। तो ये जो 7 अजूबे हैं, इन 7 में से ओबीसी अब 8वां अजूबा बन गया है। इस देश का 8वां अजूबा बन गया है जिसको कोई हक और अधिकार नहीं है। दूसरा साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो आंदोलन चला और हमारे लोगों को जो बेहतरीन तरीके का हथियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बना के दिया, वो ये है प्रजातंत्र में जनता को राजा बनाया। 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वैल्यू 1 वोट। कहा, ए मेरे देश के लोगों, मैं तुम्हें ये अधिकार संवैधानिक प्रदान करता हूँ कि तुम लोग अपना भला कर सको। इसलिए इस देश की राजकाज चलाने की जो पावर है,
जो राजा बनाने की पावर है वो मैं आपको देता हूँ। आप जिसको चाहोगे उसको अपना प्रतिनिधि चुनोगे, जिसको नहीं चाहोगे वो चुनकर आ नहीं सकता है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात का अंदाजा था कि लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है और संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या होती है उतनी उसको हिस्सेदारी भी देनी पड़ती है। इसलिए उन लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराया कि अगर जाति आधारित गिनती करा देंगे तो क्या होगा, इनका बजट निर्धारित करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है तो वो लड़के वालों से पूछता है कि भाई ये बताओ कि मेरे यहाँ फलानी तारीख को बारात लेकर आओगे तो कितने लोगों को लेकर आओगे, कितने लोगों को लेकर आओगे बारात में। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी व्यवस्था करनी है, मुझे उनकी व्यवस्था करनी है, उनको खाने की व्यवस्था करनी होगी, सोने की व्यवस्था करनी होगी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे बजट निर्धारित करना पड़ेगा। बजट मतलब पैसा, मुझे पैसा और साधन अरेंजमेंट करने होंगे तो वो शादी के लिए एक बजट नहीं बनाया जाता है जिससे कि शादी जो है बहुत अच्छे तरीके से निपट जाए, किसी को अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर इन लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई होती तो भारत सरकार को उनको बजट निर्धारित करना पड़ता कि ओबीसी के लिए इतना बजट है, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कल्याण के लिए इतना बजट निर्धारित किया जाता है। तो जब गिनती भी नहीं कराई तो बजट देने की क्या जरूरत है। जब बजट ही नहीं मिला तो पिछड़े वर्ग का विकास कहाँ होगा? जब पैसा ही नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम्हारी गिनती ही नहीं हुई है, जब गिनती नहीं है तो पैसा नहीं है, आपके कल्याण की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई योजना नहीं बनाई। अगर कल्याण की योजना बनाना है तो पहले संख्या बल पता चलना चाहिए, संख्या बल पता चलेगा तो कल्याण की योजना बनाएंगे और कल्याण की अगर योजना बनाएंगे तो कल्याण करने के लिए फिर बजट देना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर इनका कल्याण हो गया और ये अगर जाग गए और पढ़ लिख करके तरक्की करने लगे और इस व्यवस्था का अगर वो अंग बन जाएंगे तो आने वाले समय में इनकी संख्या ज्यादा है, ये इस देश की व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे और कब्जा करने के बाद ये लोग इस देश में जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं राजा की, उस कुर्सी की दावेदारी करेंगे और अपने देश का प्रधानमंत्री ये स्वयं बनाएंगे और फिर अपना स्वयं कल्याण ये करते रहेंगे। इसलिए ये जाग ना सके, इसलिए इनकी गिनती मत कराओ, क्योंकि ओबीसी समाज जो है वो शेर है, इसको सिर्फ जागने की देर है, वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने इन मनोवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आज तक 55 साल तक पहले कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लोगों का सत्यानाश किया और हमारे लोग ओबीसी के लोग ये कांग्रेस पार्टी के साथ चिपके थे पहले। साथियों, एक तो ये हो गया और दूसरी तरफ भारतीय संविधान में जो जागृति पैदा होने वाली थी उसके माध्यम से उस जागृति को और जो अधिकारों का बंटवारा होने वाला था, अधिकार मिलने वाले थे, जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया है, अगर ये बात जगह जगह तक पहुंच जाएगी, ये विचारधारा और जानकारी, तो लोग उठकर खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को दबा दिया, जमीन में खोद कर गाड़ दिया और मिट्टी डाल दिया कि ये पता नहीं चलना चाहिए। साथियों, इस बीच में ये धरती कभी वीरों से खाली नहीं रही है और कोई न कोई मसीहा
इस धरती पर आते रहे हैं, जो समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व और जीवन निछावर करते रहे हैं। इस देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुए जिनका नाम बहुजन नायक काशीराम है। उन्होंने जब देखा कि मेरे समाज, जो बहुजन समाज मेरा 85% है, उसके हालात बहुत ज्यादा बदतर है और इसके पीछे का कारण इस देश की व्यवस्था है। ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था लागू कर दिया कांग्रेस ने, इसकी वजह से है। और हमारे पुरखों ने जो हमें अधिकार दिया, वो अधिकार का उपयोग भी हमारे लोग करना नहीं जानते हैं। तो उन्होंने इस देश के अंदर एक नारा दिया और कहा, क्या कहा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा काशीराम साहब ने नारा दिया। पहले वोट के लिए जगाया। जो वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस अभियान को चलाना हमारे लोग नहीं जानते थे। उनकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। वो जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आ गया सिद्धांत, आ गया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने ये नारा दिया और कहा कि वोट हमारा है और राज इनका है, इन मनुवादी पार्टियों का। तो ये जो मनुवादी पार्टी कांग्रेस है, काशीराम साहब कहते थे, ये सांपनाथ है। और ये जो सांपनाथ है, ये हमारे लोगों को हमारे ही वोट से सरकार बनाकर डस रहा है, लेकिन हमारे लोगों को इसका असर नहीं हो रहा है और पूरे समाज के अंदर पॉइजन और जहर फैल रहा है। तो उन्होंने नारा ये दोनों दिए, ये दो नारे उन्होंने दिया और समाज के अंदर चेतना पैदा होना शुरू हो गई। और जैसे ही चेतना और जागृति पैदा हुई, तो 1992 तक आते आते इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये पिछड़े वर्ग की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से पहला ही मुद्दा जो उठाया, उसमें कहा कि ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए संख्या के अनुपात में। तो मंडल कमीशन की एक लड़ाई शुरू की गई इस देश के अंदर। मंडल कमीशन की जो लड़ाई शुरू की गई, वो काशीराम साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा मंडल कमीशन की लड़ाई में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो 52% ओबीसी है, उसको संख्या के आधार पर उसका अधिकार दो। तो उन्होंने एक जो कमीशन बनाया गया था, मंडल कमीशन, भारत सरकार ने एक कमीशन बनाकर छोड़ दिया था, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब जैसे ही ये नारा लगाया गया, तो इस देश के अंदर एक और राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग बीजेपी कहते हैं। काशीराम साहब कहते थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सांपनाथ है और जो बीजेपी है ये नागनाथ है। सांपनाथ जब डसता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है, जब नागनाथ डसता है तो जहर तेजी के साथ चढ़ता है और आदमी का जो काम है वो 2-4 घंटे में ही तमाम हो जाता है। जैसे ही साथियों सांपनाथ की बदमाशियों को लोगों को बताने का काम शुरू किया गया और कहा गया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वैसे ही सांपनाथ ने देखा कि घबराहट हो रही है तो नागनाथ को जगाया और कहा नागनाथ अब तुम जाग जाओ, नहीं तो हम लोग इस देश में ज्यादा दिन तक सत्ता और शासन पे नहीं रह पाएंगे। इसलिए हे नागनाथ अब तुम अपना फन उठाओ और अपना कमाल दिखाओ। तो जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उसी समय पर लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के अगुआ नेता थे, उनके माध्यम से इस देश में राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा शुरू की गई। कमंडल कमीशन उन्होंने शुरू कर दिया। 1
तरफ मंडल का आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल का आंदोलन चला रहे थे। और उस कमंडल के आंदोलन में ओबीसी के लोगों के बीच में गए, क्योंकि ओबीसी के जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन मनोवादी पार्टियों ने इनके दिमाग में धर्म का इतना बड़ा इंजेक्शन लगा कर रखा है कि आज भी इनको धर्म की अफीम ऐसी चटाई हुई है कि इनके ऊपर कितने भी अत्याचार हो, जुर्म हो, जाति हो, इनकी गिनती हो चाहे ना हो, लेकिन ये लोग धर्म के नशे में 4 फीट जमीन से ऊपर चलते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। चाहे इनका सत्यानाश हो जाए, लेकिन ये इतने बड़े धार्मिक हैं कि अपने कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, ये धर्म की चिंता ज्यादा करते हैं। उस धर्म की चिंता में ओबीसी के लोग लाल कृष्ण आडवाणी की पुकार में कमंडल के आंदोलन में चले गए। और उस कमंडल के आंदोलन को लीड करने वाला लाल कृष्ण आडवाणी थे और उनके साथ में जो सहयोग कर रहे थे उसमें जो है नेता थे, जिसका पहला नाम ओबीसी का पिछड़े वर्ग का नेता विनय सिंह कटियार कुर्मी जाति, विनय सिंह कटियार कुर्मी जाति, कल्याण सिंह लोधी जाति, उमा भारती लोधी जाति, ये बड़ा मालाहारा से जो लड़ती है छतरपुर की, उमा भारती लोधी जाति और रितंबरा नाई जाति पंजाब से, ये कमंडल के आंदोलन को लीड कर रहे थे। और इन्होंने नारा दिया, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। ऐसा कहा, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। ऐसा इनका चलता रहा। साथियों, धीरे धीरे ये आंदोलन चलता रहा। बीजेपी नागनाथ की सरकार नहीं आने की वजह से जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आई, उसके पहले नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र में दिल्ली में जब बीजेपी की सत्ता आई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लोगों को मैनेज कर लिया, जजों को, और फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था उसको अपने पक्ष में करा लिया। और उन्होंने कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। और जैसे ही राम मंदिर बनाने की बात तय हुई तो वो उसके पहले एक ट्रस्ट बनाया गया। वो ट्रस्ट जो होता है जिसमें कमेटी बनाई जाती है। जो आंदोलन चलाने वाले लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोगों ने लाठियां खाया, जेल गए, गोलियां खाया, लेकिन जब वो मंदिर बनने की अब कगार पर आ गया कि अब कमेटी बनेगी और इसमें धन और साधन आएगा, पैसा आएगा, माल आएगा, तो उस कमेटी में किसी को भी नहीं रखा गया, किसी भी एक पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं रखा गया। मतलब इस्तेमाल कर दिया और फेंक दिया। क्या किया? इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आप जंगल में जाते हो, अगर पहाड़ी एरिया में, पठारी एरिया में चले जाओ, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। अगर किसी आदमी को टट्टी लग जाती है तो वो क्या करता है कि जंगल में जाता है और टट्टी करता है। इसके बाद देखता है पानी नहीं है तो वो मिट्टी का ढेला उठाता है और पोंछ करके ऐसे फेंक देता है। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के नेताओं को इन मनोवादी पार्टियों ने इस्तेमाल किया और पोंछ करके फेंक दिया। आज भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता इन पार्टियों के पिछलग्गू बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों का सत्यानाश हो रहा है। और अभी आपको बता दूं कि हमारे लोग इतने भोले शंकर लोग हैं कि किसी की बात को तुरंत मान लेते हैं। और जैसे ही अभी 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन है? मौर्य, क्या केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जितना कुशवाहा और मौर्य था और पिछड़े वर्ग के लोग थे, एकदम ट्रक का जैसे टायर होता है वैसे फूल गए, हमारा मुख्यमंत्री आएगा। और लोगों ने खूब बीजेपी का प्रचार किया और बीजेपी में जाकर के प्रचार करते करते उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नागनाथ को बैठा दिया। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के पिछवाड़े पर लाद दिया
और इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ को बना दिया। आप लोगों ने एक देखा होगा, आपने एक देखा होगा कि एक मीटिंग हो रही थी, वो फोटो आया था कि ये जितने भी मनुवादी व्यवस्था के लोग सवर्ण हैं सब कुर्सियों पर बैठे थे और केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठा कर रखा था। पहले क्या कहा, हवा भरा तुम्हारा नेता कैसा हो, केशव मौर्य जैसा हो। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और जब सरकार बन गई तो योगी आदित्यनाथ को जो जाति से ठाकुर है छत्री को बना दिया और केशव प्रसाद मौर्य वर्णा सिस्टम में शूद्र है उसको स्टूल पर बैठा दिया और कहा कि तुम वर्ण व्यवस्था में शूद्र हो तो अपनी औकात में रहो, राजा बनने की कोशिश मत करो, राजा की गद्दी में सिर्फ सवर्णों का अधिकार है। किया, इस्तेमाल कर लिया ना हमारे लोगों का। और इस तरीके से इतना ज्यादा सत्यानाश करने का काम शुरू किया गया। दूसरी तरफ साथियों, इस देश के अंदर जो नागनाथ ने सत्यानाश किया, सापनाथ ने किया, तो सब एक बात और बता देना चाहता हूं क्योंकि दोनों की हजामत मैं सोच रहा हूं आज बराबर ही करूंगी। अकेले अकेले हजामत करने में ठीक नहीं लगता है। इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश की प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी बनी और इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया और 2009 आते आते गरीबों को ही कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया क्योंकि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में। उसमें एक रिपोर्ट आया सेन गुप्ता कमेटी का, और सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट आया कि इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी और भुखमरी की कगार पर हैं। रिपोर्ट क्या आया, इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी और भुखमरी की कगार पर है। तो केंद्र सरकार जो बीच कांग्रेस की है उसने कहा हम आपको मरने नहीं देंगे। क्या कहा, हम आपको मरने नहीं देंगे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, और कहा अब आपको राशन कार्ड की दुकान पे परमानेंट आपको राशन मिलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हम आपको मरने नहीं देंगे पर हम आपको मोटा भी नहीं होने देंगे। क्या कहा, न मरने देंगे न आपको मोटा होने देंगे, हम आपको इतना खाने को देंगे कि जब आप खाते रहो और जिंदा रहो। जब कभी चुनाव आएगा उस चुनाव के समय पर आप 2 टांगों से चल करके पोलिंग बूथ तक जाना और वहां जाकर के हमारी पार्टी को वोट दे देना और इसके बाद हम जीत जाएंगे और जीत जाने के बाद हम आपका फिर से दूसरा सत्यानाश करने का प्रोग्राम बनाएंगे। इसलिए हम आपको मरने नहीं देंगे क्योंकि मर जाओगे तो वोट कहां से दोगे, इसलिए मरने नहीं देंगे। हम आपको जीने भी नहीं देंगे, ना हम आपको मरने देंगे ना हम आपको मोटा होने देंगे। ये कांग्रेस ने किया। अब मेरा सवाल ये है कि 55 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मैं कहता हूँ खजाना भी आपका था, सरकार भी आपकी थी, शासन भी आपका था, सत्ता भी आपकी थी। तो जो गरीबी हटाओ का नारा आपने लगाया था तो फिर आपकी सरकार होने के बाद भी आपने गरीबों को क्यों हटा दिया? इसका क्या मतलब है कि आप खुद जो है इन गरीबों की और इस देश की जनता के सत्यानाश का कारण आप खुद हो। जब मालिक आप हो और आपके होते हुए अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चरित्र है वो दोहरा है। आप जो कहते हो वो करते नहीं हो और जो करते हो वो कहते नहीं हो। इस बात को हमारे लोग समझ में नहीं आया। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो राजीव गांधी ने कहा मैं 1 रुपया भेजता हूं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। जब ऐसा टीवी और अखबारों में खबरें आई हमारे देश में, लोगों ने कहा अरे साला देखो कितना ईमानदार प्रधानमंत्री है, वो कहता है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। देखो कितना ईमानदार प्रधानमंत्री है। हमारे भोले शंकरों ने क्या कहा, बहुत ईमानदार आदमी, देखो बता दिया, साफ साफ बता दिया।
मेरा सवाल ये है कि राजू जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सीआईडी आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, सत्ता और पुलिस भी आपके हाथ में है। मेरा सवाल ये है कि आप 1 रुपया भेजते हो, 85 गायब हो जाता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। मेरा सवाल ये है कि 15 ही क्यों पहुंचते हैं? 15 ही क्यों पहुंचते हैं? पूरे क्यों नहीं पहुंचते? सब कुछ तो आपका है। ये डिपार्टमेंट भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, लखनऊ में जाओ। जो एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह था, आज इस एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट है। इस देश की संपत्ति को उद्योगपतियों को दे दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव जब नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, उस समय इस देश के उद्योगपतियों ने, अडानी ने, अंबानी ने इस देश चुनाव में पैसा लगाया था और उसको जितवा कर लाए। और आज वही लोग इस देश को नरेंद्र मोदी के हाथों से लुटवा रहे हैं और लूट रहे हैं, और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म कर दिया, नौकरी खत्म कर दी, नौजवान मारा घूम रहा है और रोजगार की तलाश में लोग घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार साधन नहीं मिल रहा है। हमारे लोग भी देशभक्ति के रंग में रंग गए थे कि अब तो इस देश के अंदर देशभक्त आ गया है, अब कल्याण होने वाला है। इनको मालूम नहीं था कि ये नागनाथ है, नागनाथ का जहर ज्यादा होता है, डसने के बाद 2-4 घंटे में भी काम तमाम हो जाता है। 1-2 बातें और बताता हूं, क्योंकि हमें आगे जाना है। इसके बाद केंद्र सरकार में बैठा नागनाथ ने इस देश के अंदर एक कानून लेकर आए, कृषि कानून। वो 3 काले कानून जो कृषि के लेकर के आए, आज आप देख लो दिल्ली में 7 महीने से इस देश में, दिल्ली में किसान लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जो सिंधु बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, सिंगू नाम है उसका, सिंगू बॉर्डर जो है उस पर बैठे हैं धरना लगा करके कि ये जो कृषि कानून है तीनों, इसको हटाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी हटाने को तैयार नहीं है और उस आंदोलन में 500-600 लोग लगभग मर चुके हैं, अभी तक शहीद हो गए हैं। किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, 600 लोग मर चुके हैं। आप अंदाजा लगाओ कि वो कानून कितना खतरनाक होगा। थोड़ा सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचो कि वो कानून कितना खतरनाक होगा कि 600 लोगों ने जान दे दी, फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी जो नागनाथ सरकार है, ये भी हटने को तैयार नहीं है। और ये नागनाथ सरकार ने इस देश में जो कृषि कानून बनाया है, वो पूंजीपतियों के समर्थन में बनाया है। इस देश की संपत्ति और पूंजीपतियों को जमीनें देने के लिए कि किसानों की जमीनें हड़पी जाए, कानून बना करके और पूंजीपतियों को दिया जाए। क्योंकि साथियों, 1990 के आसपास में इस देश के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई कांग्रेस पार्टी ने, जो एलपीजी लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण, ये निजीकरण और भूमंडलीकरण और उदारीकरण का ये जो भूमंडलीकरण किया जा रहा है, उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। सांपनाथ ने जो जहर छोड़ा था वो थोड़ा कम था, तो नागनाथ ने उस जहर को भी लिया और अपने जहर से मिला करके उगलना शुरू किया। तो पहला जहर उगला 3 काले कानून कृषि के, और इतने खतरनाक कानून है कि उसके 2 फार्मूले बताता हूं, 2 बातें छोटी छोटी आपको पता चल जाएगा। इस देश के अंदर जो कृषि कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून बनाए गए हैं कि इस देश में अब ठेकेदारी पर खेती होगी और खेती ठेका सरकार की तरफ से लगेगा, बोली प्रशासन लगवाएगा, किसान के बही खाते और बही जोत निकाल करके, और वो ठेका कोई पूंजीपति लेगा और पूंजीपति अपनी मर्जी से उसमें जो फसल उगवाएगा किसान को उगाना पड़ेगा। अगर किसान इधर उधर करेगा, इग्गिर दिग्गिर करेगा, तो पुलिस उसको उठाकर लेकर जाएगी, रात भर उसका पिछवाड़ा लाल करेगी और सुबह कहेगी मान गया कि नहीं मान गया। तो फिर वो कहेगा बाबूजी जो कहेगा मैं वही उगाऊंगा, अब मुझे छोड़ दिया जाए। आज इस देश के अंदर ये कानून लागू ना हो, वो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश और अलग अलग एरिया के जो किसान हैं, जिनकी 2-4 रुपए जो चीज वो उगाएंगे उसको वो खरीदेंगे और
अगर उसका मूल्य 10 रुपया होगा, वो उसको खरीद करके अपने गोदामों में लेकर जाएंगे और फिर अपने गोदामों से निकाल करके वो चीज बाजार में लाएंगे और हमारे ही लोगों को 10 रुपए की चीज 110 रुपए में बेचेंगे। कितने में? 10 रुपए की चीज 110 रुपए में बेचेंगे। उठा दो तो आप क्या कहोगे? बाबूजी इनकम तो कम है, पैसा है नहीं, क्या करूं, कहीं से बंदोबस्त करके देता हूं। वो समझ जाएगा कि इसकी अब औकात दो और तुम्हारा पैसा जो है वो माफ हो जाएगा। अगर मेरी तरफ निकलेगा तो मुझसे ले लेना, अगर तुम्हारी तरफ निकलेगा तो मैं तुमसे तुम्हारी जमीन भी ले लूंगा और बचे हुआ जो पैसा है वो बाद में हम कर लेंगे। जब आप इस खेती पर मजदूरी करोगे तो वो पैसा आपकी मजदूरी से काट लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जमीन चली जाएगी। जमीन जो मालिक थे 2, 4, 6, 10 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे के, वो लोग अपनी ही जमीनों पे आने वाले समय में मजदूर बन है। किसी के 5 है, 6 है, किसी ने ज्यादा मेहनत कर लिया तो 10-11 भी कर लेता है। ये तो प्रकृति की देन है। समझ में आ रहा है? तो ये इसने हमारे लोगों को वहां से काट दिया, मतलब इतने लोगों को बेसहारा कर दिया। ये नागनाथ जो छोटा वाला बैठा है यूपी में, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि ये जुर्म और जातियां और अत्याचार बलात्कार हमारे लोगों पर हो रहा है। सरेआम हमारी नौकरियों पर, आरक्षण पर और हमारे लोगों की जमीनों पर डाका डालने का प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे समाज के जिनको हमने नेता माना, ये नेता चुप होकर के बैठे हैं क्योंकि इन पार्टियों ने हमारे नेताओं को खसी कर दिया है। हमारे नेताओं को खसी कर दिया है। किसी बैल को जब जोता जाता है खेत में, उससे पहले उसको खसी किया जाता है, बधिया किया जाता है। वो बैल जोतने के काम आता है और जोतने के काम ही आता है और उसकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है, बाकी वो किसी काम का नहीं रहता है। हमारे नेताओं को खसी कर दिया, आज सब कुछ जा रहा है और ये नेता चुप बैठे हैं। जैसा ये मनोवादी पार्टियां नागनाथ सापनाथ कर रहे हैं, वैसे ही हमारी जो पार्टियां हैं ये भी वैसा ही कर रही हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया है। करनी और कथनी में अंतर आ गया है। जैसे लोग कहते हैं, कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के अब अलग हो गए हैं और खाने के अलग हो गए हैं। इन हाथियों के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। अगर दोनों एक होते तो आज हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं वो ना होती। ये नेता रोड पर आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते और इस देश की जनता को लेकर रोडों पर उतरते और हमारी समस्या का समाधान करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने गडरियों की तरह हमारे समाज को भेड़ बकरियां समझकर चराते रहे, वही चराने का काम आज हमारे बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं। वही हमारे लोगों को भेड़ बकरी समझकर चरा रहे हैं। गडरिया जो होता है भेड़ों को चराने वाला, वो गडरिया कभी भी भेड़ों को बेचने से पहले कभी ये नहीं पूछता है कि भेड़ो मैं तुम्हें बेचूं कि नहीं बेचूं। भेड़ से पूछता है क्या गडरिया? जब उसका जेब खाली हो जाता है वो क्या करता है? 2-4 भेड़ों को पकड़ता है और बेच देता है और अपने पॉकेट में पैसा लेकर के जेब में खर्चा करता रहता है। बेचने से पहले पूछता नहीं है। उसी तरीके से हमारे ये समाज के नेता जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर आकर वोट ले जाते हैं और वोट लेने के बाद उन्हीं लोगों के चरणों में जाकर के बेच देते हैं और वो लोग पावर लेकर के हमारे समाज का सत्यानाश करते रहते हैं। और समाज के बैठे हुए जो हमारे ये भोले शंकर लोग हैं, ये क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम छानबीन करना और उसको सजा देना। ये हजारों साल से उसके इंतजार में बैठे हैं, आज तक कोई नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया। जितना ज्यादा ये उसको पुकारते हैं उतना ज्यादा इनकी अशिक्षा बढ़ती है, इतना ज्यादा अशिक्षित होते जा रहे हैं, उतना ही बेरोजगार होते जा रहे हैं, उतना ही धन और धरती से पीछे होते चले जा रहे हैं और इनकी तरक्की के लिए कोई भी आने वाला नहीं है और ना आने वाला है और ना आया है और ना आएगा। इसलिए आप लोग अपनी लड़ाई के लिए स्वयं तैयार हो जाओ। इन नेताओं पर भरोसा मत करो। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, आपके बीच में आ गए हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लड़ाई लड़ाने का तरीका आपको बताता हूँ, लड़ाई लड़ने का तरीका बताता हूँ आपको। वो लड़ाई उस तरीके से लड़नी होगी साथियों, क्योंकि इस देश के अंदर संकट इस देश पर संविधान पर आ गया है और ये जो नेता है इन पर लगाम लगाना होगा।
तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसका हिस्सा बताता हूं, आप भी लड़ो, हमारी मदद करो, क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हाँ, ये आपके बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको इसमें साथ देना होगा। जब भी चुनाव के समय कोई नेता आपके यहाँ पर आए, उसको बोलना, आइए नेताजी बैठिए, आ जाएगा। वो नेताजी को चाय पिलाने का, पानी पिलाने का, फिर जब समझ जाएगा कि अरे यार यहाँ तो लगता है मेरी सेवा और मानने वाले लोग हैं, तो वो अपनी नेताजी फेंकना शुरू कर देगा। वो लोग खाली फेंकने का काम कर रहे हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये नहीं बताएंगे। वो तो आएगा, फेंकना शुरू करेगा, वो कहेगा देखो हमने पहले आपका कल्याण किया, हमारी पार्टी ने ये काम किया, आगे आप अगर इस बार आपने हमारी सरकार बनवा दी तो आपका महाकल्याण कर देंगे। क्या कर देंगे? महाकल्याण कर देंगे। उसको बोलना, नेताजी आपने पहले हमारा कल्याण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप हमारा महाकल्याण करोगे, उसके लिए मैं 2 बार धन्यवाद करता। लेकिन एक बात है नेताजी। वो बोलेगा क्या? तो उसको बोलना कि देखो भारतीय संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से और भारतीय संविधान से हमको वोट देने का अधिकार मिला। वो कहेगा हाँ मिला। उसको बोलना आपको पता होना चाहिए कि एक वोट से सरकार गिर भी जाती है और एक वोट से सरकार बन भी जाती है। आदमी बोलता है ना एक वोट से हार जीत हो जाती है, तो अगर एक वोट से हार और जीत हो जाती है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो आपकी वोट में कितनी बड़ी ताकत है। मान लो उदाहरण के लिए गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ, कलेक्ट्रेट कार्यालय, और जो कैंडिडेट आपस में लड़े और दोनों को वोट बराबरी पर मिलता चला जा रहा है, दोनों की सांस फूलती जा रही है, वो आएंगे, बचकती जा रही, फूलती जा रही है। और जैसे ही एक वोट किसी का बढ़ गया तो उसकी खुशी बढ़ जाती है, और वो जिस कुर्सी के लिए चुनाव हुआ था वो कुर्सी उसकी निर्धारित हो जाती है, और फिर गांव के सभी लोग उसको अपना राजा मान लेते हैं। एक वोट कितनी कीमत रखता है, वो राजा बनते ही करोगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पर एक बात कहना चाहते हैं, वो कहेगा क्या? बोलो। उसको बोलना कि नेताजी ये जो कागज में आप छाप कर लाए हो हमारे कल्याण के लिए ये करेंगे, आप ऐसा करो इसको 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवा दो और ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रख लो और इसकी फोटो कॉपी छपवा करके जनता में बंटवा दो। हम तो आपको भरोसा करते थे, अगर 100 रुपए की स्टैम्प पेपर में अगर आप अपनी पार्टी के एजेंडे और मुद्दे हमारे कल्याण के छाप देते हो तो आपकी भी गारंटी हो जाएगी, हमारी गारंटी भी तो है ही है, हम तो वोट देते ही। तो कहेगा देखो मैं अपने ऊपर बात करूंगा, पार्टी में ऊपर बात करूंगा। उसको बोलना नेताजी आप नेता हैं, आप ऊपर बात करो नीचे बात करो, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम इतना जानते हैं कि अभी तक हमने आंख मूंद कर आप पर भरोसा किया, अब हम आंख मूंद कर नहीं, हम आंख खोल कर आप पर भरोसा करेंगे। इसलिए स्टैम्प पेपर पे हमको लिख करके दे दो, हम आपको वोट देंगे। तो जब नेता इगिर दिगिर करने लगे, इधर उधर की बातें करेगा, क्या कहेगा? बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, ऐसा है मैं थोड़ा अभी जल्दी में हूँ, अगले गांव में मुझे मीटिंग करने के लिए जाना है, हम लेट हो गए हैं। आप समझ जाना कि नेताजी की सिट्टी पिट्टी अंदर से बंद हो रही है और ये यहाँ से जाना चाहते हैं। जब नेताजी जाने लगे तो उनको बोलना नेताजी को कि नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। क्या? अब की बार दूर से नमस्कार। वो पूछेगा दूर से नमस्कार का क्या मतलब है, तो उसको समझा देना कि दूर से नमस्कार का मतलब होता है नेताजी कि जब आना हमारे गांव में तो लिख करके ही लेकर आना, अगर स्टैम्प पेपर पे लिख कर नहीं लाओगे तो आप हमारे गांव से बाहर से ही चले जाना, अंदर आने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब की बार दूर से नमस्कार। अगर इस बात को कह दे कि तुम कैसे मना कर सकते हो हम गांव में आने के लिए, तो उसको बोलना नेताजी हमने आपको रिक्वेस्ट किया, विनती किया, आप नाराज हो रहे हैं, और अगर नाराज हो रहे हैं तो एक बात और कहना चाहते हैं। तो
कहेगा क्या कहना चाहते हो, तो उसको बोलना नेताजी भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया राजा बनाने का, नेता भी हम बनाते हैं, नेताओं को बनाते भी हैं हम और बिगाड़ते भी हैं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अब की बार अंतिम संस्कार कर देंगे, आपकी राजनीति का अंतिम संस्कार कर देंगे। हम वोट ही नहीं देंगे तो नेता कहां से बनोगे? फंसा है ना, गेम फंसी हुई है ना। हम वोट देंगे नहीं, आप नेता बनोगे नहीं, आपकी राजनीति का अंतिम संस्कार हो जाएगा। उनको बोलना नेताजी अब की बार अंतिम संस्कार, उनको मारने का नहीं बोल रहा हूं, उनकी राजनीति का अंतिम संस्कार करो। इनकी राजनीति की वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है, हमारे बच्चों का सत्यानाश हो रहा है, हमारी जमीनें छीनने वाली है, हमारे रोजगार छीन रहे हैं और साधन संसाधन जा रहे हैं। क्या इस देश के अंदर और इस धरती में जिल्लत और जहालत की जिंदगी जीने के लिए हम लोग पैदा हुए? हमारे साहिब फूले अम्बेडकरी आंदोलन ने, हमारे पुरखों ने इतना ज्यादा संघर्ष किया और हमें संवैधानिक अधिकार दिया, तो इसके लिए हम पैदा हुए कि हम जिल्लत और जहालत की जिंदगी जिए? गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको खड़ा होना होगा क्योंकि खतरा ज्यादा हो गया है। अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नागनाथ की सरकार बैठी है, इसने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेकर आए प्रस्ताव और उन्होंने कहा कि नई संसद बनाई जाए। और नई संसद में अभी 15 दिन पहले एक यतीन्द्र गिरी नाम का कोई महामंडलेश्वर है, जिसको आप लोग साधु और महात्मा कहते हो, वो महात्मा जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, वो कह रहा है कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए, नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। मतलब पुराना संविधान खत्म हो जाना चाहिए। ये बताओ कि जो पुराना संविधान है जिसमें हमें बराबरी का अधिकार मिला है, उस बराबरी के अधिकार में भी इन पार्टियों ने हमारा सत्यानाश इतना करके रखा है। अगर नया संविधान लागू हो गया तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा? हमारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में, और आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियां और न जाने कितने युगों तक हमारे लोग अंधेरी गलियों में धकेल दिए जाएंगे और फिर वही गुलामी और अर्ध गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए संविधान पर खतरा है। इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी को ये बात समझ में आ गई, तब हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं कि हम गाँव-गाँव में जाएंगे और जागरण और महाजागरण का कार्यक्रम करेंगे और लोगों के विचारों को परिवर्तन करेंगे, इनको जगाएंगे। जाग जाओ, संकट आने वाला है, कयामत आने वाली है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे धन, तुम्हारी धरती सब कुछ जाने वाली है। इन पर भरोसा मत करो, इन नेताओं पर, इनसे गारंटी मांगो, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी आई है। 2020 में 22 में चुनाव होगा और 2022 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपए की स्टैंप पेपर पे अपने मुद्दों को लिख करके देगी। आपको रास्ता है, प्रोग्राम चल रहा है तो आपकी लड़ाई को हमने सुविधा के लिए बनाया है। आप कह सकते हो कि बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी पार्टी है जो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे गारंटी के साथ लिख करके दे रही है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? अगर ये 100 रुपए की स्टैंप पे देते हैं और आप जिसको वोट देते हैं अगर वो जीत गया और जीतने के बाद कुछ नहीं करता है तो उस पर केस करके उसको जेल भेजा जा सकता है। उस नेता को 420 के केस में वो जेल चला जाएगा और जेल जाने के बाद उसकी राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से आने वाले समय पे 403 विधानसभा में घूमना है। मैंने कहा 403 उसके साथ खड़े हो जाओ, जो ना दे उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चाहे उसमें आपकी जाति का, आपकी बिरादरी का, आपका भाई रिश्तेदार क्यों न खड़ा हो, उसको वोट मत देना। वो आपका जाति का, बिरादरी का रिश्तेदार बनकर आएगा। आज आखिरी दिन है, 14 तारीख से यहाँ से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी और आपके बच्चों की और हम तो निशान साहब के साथ में ही आ गए थे 12 तारीख में। इसलिए किसी पर भरोसा मत करो। तब से मैं परिवर्तन यात्रा में लगातार साथियों, ऐसा आप करोगे और बहुजन मुक्ति पार्टी की सदस्यता लो, इसके पदाधिकारी बनो, इसकी विचारधारा जो है ये लड़ने वाली विचारधारा है, संघर्ष करने वाली विचारधारा है और अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ खड़ी है।
पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी और समाज के बीच आज झंडा और डंडा लेकर आए हैं। जब तक झंडे से काम चलेगा हम झंडे से काम चलाएंगे, जब तक झंडे से काम चलेगा हम झंडे से काम चलाएंगे। अगर झंडे से काम नहीं चला तो झंडे को जेब में निकाल कर रख लेंगे और उसके बाद डंडे से काम चलाएंगे। अगर उन्होंने संविधान को बदला तो हमें डंडे का इस्तेमाल करना होगा और ये जो डंडा है ये हमारे समाज का डंडा है। इसलिए हम एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, ये सबको सभी जाति के लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये इकट्ठे हो जाएंगे और जागृत हो जाएंगे डंडा उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जितना ज्यादा मजबूत डंडा होगा लड़ाई लड़ने में भी उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर ज्यादा डंडा मजबूत हो गया तो हो सकता है चलाने की जरूरत ना पड़े, खाली दिखाने से ही काम चल जाए। इसलिए समाज को इकट्ठा करो। समाज ही वो डंडा है जो इन बदमाशों को अब हटाल सकता है, भगा सकता है और उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है। वरना वो अकेले हम लोगों को हलाल करते रहेंगे और एक एक करके हमारे लोग हलाल होते रहेंगे और इनका सत्यानाश हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात सुना, आपका धन्यवाद, आभार, अपने जय मुरलीधर। विचारधारा वाले ग्रुप उसमें तो जा रहा है जी। अच्छा धन्यवाद हाँ माननीय अशोक वर्मा जी। साथियों